जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीडियो एग्जाम 27 और 28 जून को होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं और ये ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न हैं। यदि आप ईमानदारी से देखते हैं पूरा वीडियो, आपको हिंदी में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा टारगेट है। ये हमारा वीडियो साहिब फतेह सीरीज है। यहाँ पर इसका हम मॉडल नंबर 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं 50 क्वेश्चन का। ये मॉडल नंबर 2 होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इसका पीडीएफ किसी भी चीज़ का जो अपडेट है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ANNAND स्पेस राय के नाम से। आप इसको लिखेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके, वहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर लें। सारी लेटेस्ट आपको पीडीएफ और अपडेट और नोटिफिकेशन यहीं पर मिलेगा। और साथ ही एग्जाम इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारी वीडियो की क्वालिटी ये होती है कि ये 50 क्वेश्चन कराने में लोग 1 घंटे से अधिक समय लगते हैं। हम यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट में इन 50 क्वेश्चन को ट्रिक के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो पूरा देख लेते हैं, कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ कमी है, कुछ और कंटेंट चाहिए। फिलहाल हमारा खुद का एग्जाम है, तो हम आपके लिए पूरे प्रयास करेंगे जो भी आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आइए, बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे और पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम पूछा गया है, कौन सा है? तो वह स्वतः ही जान जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर स्वतः, खुद, स्वयं इन सब शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा। सर्वनाम की हम बात कर लें तो इसके 6 भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेद यहाँ पर दिया गया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। 2 और जो होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है। ठीक है, और अगर सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो 11 होता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपत्र। क्या कहते हैं भाई? परिपत्र कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर आपका डी होगा। ये हमने आपको कल भी चर्चा किया था। जब एक से अधिक जब सूचना जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई लेटर किसी को दिए हैं लेकिन वो भूल गया है, तो स्मरण अर्थात याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाले पत्र को अनुस्मारक कहते हैं। ये जो कार्यालय आदेश दिया है, ये कल भी हमने बताया था। कार्यालय आदेश का मतलब होता है, ये ऐसा पत्र होता है जिसमें नियुक्ति किसी की, छुट्टी, पद की वृद्धि की सूचना दी जाती है। और यहाँ पर एक अधिसूचना है, इसका मतलब क्या होता है? तो अधिसूचना का मतलब सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति की जो सूचना होता है उसे अधिसूचना कहते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सॉरी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? एक मिनट, हाँ, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, तो इसको हमेशा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक बना के आपको बताया जाएगा लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? मतलब ऐसा शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर सी बनेगा। जो हस्ताक्षर होता है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। और हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जनता, पानी, आकाश ये हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, वर्षा ये सब एक वचन में होते हैं। बहुवचन की बात करें जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, एक तो आपका हस्ताक्षर हो गया, आंसू, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? देख लीजिए, आप नहीं पढ़े हैं तो भी लगा लेंगे। इसमें 3 होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर।
बाकी ये जो विवृत स्वर दिया है ये इसके आधार पे नहीं होता है कि ये मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण होता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए अग्र स्वर की बात करें, मध्य स्वर है और यहाँ पर पश्च स्वर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में केवल एक आता है अ, ठीक है। और पश्च स्वर, तो देखिए पश्च स्वर किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे अग्र स्वर, दूसरे पे मध्य स्वर, तीसरे पे पश्च स्वर। यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो पश्च स्वर में जिसमें जिसमें 3 होगा वो आपका पश्च स्वर में आएगा। जैसे आ, इसमें भी 3 है, ठीक है। उसके बाद किसमें? छोटा ऊ में भी है, बड़ा ऊ देखिए 3 यहाँ पर दिख रहा है, ओ, औ, ओ, औ। तो इन सब में जो है यहाँ पर पश्च स्वर होगा, बाकी जो शेष बचेगा सब में क्या हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है? यहाँ पर देखिए वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो आंख है जो है, आंख पर भी क्या होनी चाहिए? चंद्र बिंदु होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये सही होगा, तो आंख पर भी चंद्र बिंदु होनी चाहिए। अगला देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? देखिए ये महीना दिया गया है, ये भी सही है, पूजनी भी सही है, लेकिन अगर पूज लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं पू आधा जय ये। और यहाँ पर जो व्यंग लिखा गया व्यंग नहीं होता है, ये व्यंग आधा ग य होता है, व्यंग्य होता है। क्या होता है भाई? व्यंग। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, अशुद्ध आपका यही है। आगे यहाँ पर स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो स्व अधन अर्थ, ये कहते हैं स्व होता है अधन अर्थ, समान मिल रहा है अ और अ मिल रहा है तो दीर्घ संधि हो जाएगा। सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्लियर है। पावन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो पौ अधन अन, पहला आंसर सही होगा, पावन का पौ धन अन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है और पो धन अन पवन हो जाएगा, यहाँ भी अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, कल हमने बताया था, जिसमें आय, यथाय, भर आय, प्रति आय, बे आय, ये सब क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का जो पहला या पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, अव्यय होता है या संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कर्मधारय समास पूछा गया है, कौन सा किसमें है? देखिए पहला आंसर सही होगा, नील गगन, मतलब जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। तो नीला है जो गगन, उसे क्या कहते हैं? नील गगन, कर्मधारय समास। त्रिफला, इसमें 3 फलों का जो है समाहार कर रहा है, तो द्विगु समास। गांव शहर द्वंद्व समास। पतझड़ आपका बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष ऋतु की बात कर रहा है। अगला यहाँ पर दिया गया 12 नंबर, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सम धनमुख बराबर सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। समधनमुख बराबर सम्मुख। और सम उपसर्ग से बने हुए शब्द की बात करें तो समधन मेलन सम्मेलन, समधन मिलन, समधन योग संयोग, समधनकार बराबर संस्कार, समधनकृत बराबर संस्कृत, समधन ग्राम बराबर संग्राम, ठीक है। ये सब सम से बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला दिया गया है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है दूर होता है, अनादर होता है या उल्टा होता है। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। भीतर बात करें तो भीतर किस उपसर्ग का अर्थ होता है? यहाँ पर देखिए बही अंतर कहेंगे तो अंतर जो उपसर्ग होता है उसका मतलब भीतर होता है और बाहर बही का होता है, ठीक है। आगे देखिए कृदंत शब्द जिसको कृत प्रत्यय भी कहा जाता है का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर देखिए कृत की बात करें तो जो क्रिया से बनता है उसे कृदंत या कृत कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय से बनता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर खेलना से खिलाड़ी बना हुआ है तो ये आपका कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, बाकी शेष आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आंख का तत्सम पूछा गया है तो सही आंसर बी हो जाएगा, अक्षी होता है आंख का तत्सम होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका ईदृश दिया गया है, ईदृश का मतलब ऐसा होता है, दंष्टिका का मतलब होता है दाढ़ी, और यहाँ पर दर्श का, ठीक है, दरस हो जाएगा, दरस, ठीक है, ये जाएगा। आगे देखिए विसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं होता है? देखिए संकर में भी, क्योंकि एक से अधिक मिलकर बनता है, और तत्सम में भी होता है, लेकिन जो तद्भव होता है ये क्या होता है? हिंदी शब्द होता है तत्सम से रूपांतरित होकर, तो यहाँ पर तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं है। चौथा का तत्सम शब्द पूछा गया है, यहाँ पर चौथा का सही आंसर जो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ इसका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चौथा का क्या हुआ? चतुर्थ। चतुष्पद दिया गया है यहाँ पर, मतलब जिसके 4 पैर पैर हो, चौपाया कहते हैं, ठीक है। चतुष्काठ दिया गया है, इसका मतलब चौखट होता है, चौखट जानते हैं, और चतुष का मतलब होता है चौका या चौक होता है, ठीक है।
सही आंसर यहाँ पर आपको डी मिलेगा। धूम्र शब्द का तद्भव पूछा गया है, धूम्र का क्या होगा? तो सही आंसर आपको दिख रहा है भाई, धुआं। क्या होगा भाई? धुआं। जुआ का जो होता है, जुआ लोग खेलते हैं ना, द्युत कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं द्युत। द्युत का मतलब जुआ। भौरा का भ्रमर हो जाएगा और मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो चाहे व्युत्पत्ति कहे, रूप कहे, रचना कहे, इसमें कई लोगों के आधार पर भी है। तो इसके आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला ऑप्शन आपका होगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्वतंत्रता सबको प्यारी होते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र से बना हुआ है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र आपका विशेषण है, जब इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो स्वतंत्रता बनता है। स्वतंत्रता एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है जिसको अनुभव करते हैं। आगे बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको चुनना है। आप अंदर आकर बैठिए, आप यहाँ पर दिया गया है, तो आपका पूछ रहा है इसमें अच्छा, इसमें पूछा गया है आप अंदर आकर बैठे हुए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका आप जो है पहला वाला ऑप्शन ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक और शानदार प्रश्न, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो क्या करते हैं, जो एक्शन डूइंग वर्ड होता है सीखती है, यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। ये सीखती हो जाएगा क्रिया। ठीक है, और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ विस्मय आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय। ठीक है, आगे देखिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। यहाँ पर सहित सहित दिया गया, रहित दिया गया है, में, पर, ऊपर, नीचे, ये सब जो होता है आपका ना, ये आपका संबंध बोधक में आता है। मतलब एक संज्ञा का जब दूसरे संज्ञा के साथ, ठीक है, जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक। सही आंसर सी हो जाएगा। अनिक का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अनिक का मतलब क्या होता है भाई? सेना होता है। क्या होता है? सेना। सेना का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और है, पूछा जाता है चमुर्जा। इसमें संधि पूछा जाती है, तो संधि तो दीर्घ हो गई। चमुर्जा में होता है चमु अधर ऊर्जा। चमु का मतलब होता है सेना, सेना का पर्यायवाची आपका चमु भी होता है। तो चमु धन ऊर्जा, चमुर्जा मतलब सेना की ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका अनिक जो है पर्यायवाची हो गया सेना का। कटक भी सेना का पर्यायवाची होता है। अर्जुन की बात करें तो इसका एक पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश। गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का मतलब होता है नींद या निद्रा, और ईश मतलब विजय प्राप्त करने वाला। जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। आगे कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो मनोज कहते हैं, मनमथ कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। और ऑप्शन और देख लीजिए, सरोज का मतलब कमल होता है, उरोज का मतलब स्तन होता है, और पाथोज का मतलब भी कमल होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अग्रज का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो अग्रज का विलोम आपका अनुज होगा। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अछत का विलोम छत होगा, अतुल का तुल होगा, अटल का विलोम डवाडोल होगा। दीर्घायु का विलोम पूछा गया है, दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिरायु और दीर्घायु दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का विलोम अल्पायु हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर बी होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, और नश्वर का अनश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही। तो क्या रही हिंदी साहित्य की? प्रगति। सही शब्द यहाँ पर आपका प्रगति होगा। तो सही शब्द यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रगति हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। तो रामराज्य का स्वप्न क्या नहीं हुआ भाई? साकार नहीं हुआ। तो यहाँ पर सही शब्द साकार हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगला दिया गया है, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं असाध्य, जिसका उपचार न हो सके। ठीक है, यहाँ पर सी दिया है श्रम साध्य, मतलब जो परिश्रम से हो। दुसाध्य, जिसका मतलब उपचार कठिन हो, और साधन ही, जिसके पास साधन ही न हो। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसे जिज्ञासु कहते हैं। वैष्णव का मतलब विष्णु से संबंधित, जैसे शैव होता है शिव से संबंधित। आशातीत, आशा से अतीत, आशा से परे, मतलब जो क्या हो, उम्मीद से ज्यादा आशा कर लिया हो। और कुलीन का मतलब होता है जो अच्छे वंश का हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अंधेर नगरी, जहां अंधेर होगा वहां अन्याय की जगह होगा। ठीक है, आगे बात करें, चौकड़ी भूल जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घबरा जाना। सही आंसर यहाँ पर सी होगा 34 का। 35 दिया है, अंधों में काना राजा, तो इसका मतलब गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। सही आंसर पहला होगा। सलमा घर जाती है वाक्य क्या है?
एक सरल वाक्य है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अगला दिया गया है संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो देखिए वाक्य बताएं तो 3 प्रकार के आपके होते हैं। एक आपका साधारण या सरल होता है और एक संयुक्त होता है और एक मिश्र होता है। ये रूप रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहाँ पर होगा? जिसमें पर, किंतु, और, या, परंतु ये सारे शब्द आते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर सी मिल जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। सही विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर 38 का जो है आपका डी हो जाएगा। तुम, तेरा और तुम्हारा नहीं हो जाएगा, तुम अपना काम करो। सही आंसर यहाँ पर बनने वाला है डी। राम आम खाता है वाच्य का रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, जब यहाँ पर कर्ता का प्रभाव डायरेक्ट क्रिया पर पड़े तो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। तो राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्रिया जो है इसका सीधा प्रभाव राम का जो है क्रिया पे पड़ रहा है, खाता है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब प्रभाव कैसे पता चलेगा सीधा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यहाँ पर देखिए अगर हम कर्ता को बदल देंगे तो क्रिया भी बदलनी चाहिए। जैसे राम आम खाता है, राम पुल्लिंग है, राम की जगह पर हम सीता रख दे रहे हैं, तो सीता आम खाता है सही होगा क्या? नहीं, दैट्स रॉन्ग, सीता आम खाती है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कर्ता बदला क्रिया भी बदल गई, तो इसका मतलब क्रिया कर्ता पे डिपेंड है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला दिया गया उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक दिया गया उसने, ने आ गया तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, देखिए यहाँ पर ने जो है जुड़ गया है, कारक है। तो जब सर्वनाम होता है तो उसके साथ कारक जुड़ जाते हैं, संज्ञा के साथ अलग होते हैं। अगर यहाँ पर लिखना होता राम ने, तब हम अलग अलग लिखते हैं और सर्वनाम के साथ ही जुड़ जाते हैं। बिल्ली छत से कूदी अलग हो रही है, अपादान कारक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, बना है, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर सी होगा। भेड़ से भेड़ा होता है, ठीक है, और जैसे भैंस से भैंसा होता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मर्दाना स्त्रीलिंग है। ठीक है, बुढ़ापा जो है ये आपका पुल्लिंग होगा। विदुर भी आपका पुल्लिंग है, मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देखिए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता करने के लिए उसके साथ आप कुछ जोड़िए, कोई विशेषण जोड़िए, कोई क्रिया जोड़िए। जैसे ख्याति, तो हम कहेंगे उसकी ख्याति, उसका ख्याति कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। यहाँ पर उसका और उसकी में स्त्रीलिंग कौन है? उसकी है, तो ख्याति हो जाएगा। पर्वत, ऊंचा पर्वत कहते हैं कि ऊंची पर्वत कहते हैं? ऊंचा पर्वत कहते हैं, पुल्लिंग हो गया। मोती, ठीक है, तो उसका मोती कहते हैं कि उसकी मोती कहते हैं? उसका मोती कहते हैं। पत्थर, बड़ा पत्थर कहते हैं कि बड़ी पत्थर कहते हैं? बड़ा पत्थर कहते हैं, तो पूरा पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से आप जो है रख कर करेंगे तो आसानी समझ में आएंगे। मैंने आम खाया है, काल को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए जिसके अंत में आ हो, ई हो, ए हो, तो वो जो है भूतकाल में होता है। जैसे इसको ट्रिक के द्वारा आप याद करेंगे तो आइए होगा। ठीक है, तो मैंने आम खाया, आ गया। ठीक है, अब इनके बाद यदि इन तीनों में से कोई और उसके बाद है हो जाए, तो यहाँ पर वो भूतकाल तो होगा ही, साथ ही भूतकाल में कौन सा भेद होगा? तो भूतकाल में आपका आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, चलिए मतलब जो अभी अभी हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक, तो नटखट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये विशेषता है, ये गुण किसी का बता रहा है। ये परिमाणवाचक है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक, सॉरी नटवाचक जो है परिमाणवाचक नहीं, गुणवाचक है, सॉरी। तो नटखट यहाँ पर गुणवाचक हो गया। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। 10 मन, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, 10 मन आपका निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे सार्वनामिक है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वो पाला है द्वारका। द्वारिका नहीं होता है, द्वारकाधीश किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। यहाँ पर पहला आंसर आपका शुद्ध है। दूसरे में क्या है? अंतर्धान होता है, न कि ध्यान होता है। मतलब यह नहीं होगा, इस तरह से लिखते हैं अंतर्धान। ठीक है, ये अंतर्धान इस प्रकार से। पूजनीय नहीं होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। मतलब यह पे या की मंत्र नहीं रहेगा। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। कैसे लिखते हैं भाई? अ अधल और या अहल्या होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है?
तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही थी। यहाँ पर वैदिक संस्कृत जो है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो 47 का सही आंसर डी हो जाएगा। और इस प्राचीन आर्य भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये तीनों प्राचीन भाषा है। पंजाबी की बात करें तो इसकी लिपि गुरुमुखी है और पैसाची अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब तो प्रशासनिक होता है, सब में है, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। सही आंसर यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर योग्यता दिया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एबिलिटी। यहाँ पर एबिलिटी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कार्रवाई दिया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहेंगे। और सुविधा दिया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहेंगे भाई? कन्वीनियंस कहेंगे। कन्वीनियंस, ठीक है। आगे दिया गया है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या न में दिया जाए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ग से, मतलब जिसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न किया, ठीक है, आर यू फाइन? आर यू फाइन मतलब क्या आप अच्छे हो, ठीक हो? तो आप कहेंगे यस। तो यहाँ पर यस या नो में आंसर लेने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी। तो यह आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें देखिए, आने के लिए सबको आता है, 30-35 हर कोई कर ले जाता है, लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर उलझने होती है। तो इन सबका हम एक लिस्ट बना रहे हैं और एग्जाम से 10 दिन पहले से ही लगभग 500-1000 क्वेश्चन की लिस्ट बना लेंगे, आपको करवा देंगे। गारंटी है आपको 50 से 50 कोई लाने से नहीं रोक सकता है, यदि आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते हैं। अपने सुझाव दें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।